अखबारात हों या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हों, आप भी पढ़ते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के खिलाफ जाती हुई दिखाई देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत खुद भी देखता होगा। लेकिन भारत ये सब कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद, क्या भारत को इस बात का एहसास होता होगा सर कि जो कुछ भारत कर रहा है वो खुद भारत के भी खिलाफ जाता है? आपको लगता है कि एहसास है भारत को? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मसला ये है कि जब आप कोई फैसला करते हैं, किसी मुल्क की हुकूमत कोई फैसला करती है, वो मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख के वो फैसले करती हैं। उसमें आप अकल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप फॉरेन पॉलिसी देखते हैं क्या है, उसमें आप डोमेस्टिक इश्यूज़ को सामने रख के अपनी पॉलिसीज़। अब प्रॉब्लम ये है कि इस जो भारत के अंदर हुकूमत है, आपने पूछा कि उनको एहसास है या नहीं। अगर उनको एहसास होता तो इस वक़्त भारत के अंदर ये हालत नहीं होती। इस वक़्त जो भारत के अंदर हुकूमत है, उनके तमाम तर फैसले एक मज़हबी जुनूनियत के ऊपर मबनी होते हैं। वो उनके सामने हर चीज़ में वो मज़हब की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा मुआशरा है, वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है। वहाँ पे जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जैसा सलूक होगा उसका एक रिएक्शन आएगा। उसमें सिख्स जो है फिर वो खालिस्तान की बात करेंगे, मुसलमान वहाँ पे जो है वो दाइश जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। इसलिए कि जब लोग उनको वो देखेंगे कि रोज लोगों को लिंच किया जा रहा है और मजहब के ऊपर उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर वो अपने मजहब के अंदर रेफ्यूज ढूंढेंगे और ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे जो आगे से रिएक्ट करेंगे। तो ये तो भारतीय हुकूमत की जो अपनी पॉलिसीज हैं उसकी वजह, उसका ये रिएक्शन। और आखिरी बात पे यहाँ पे ऐड करता जाऊं कि अभी जो वहां पे सरकार है, देखिए मुल्क में जो दुनिया में मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं, उनके मुख्तलिफ होते हैं कि ये हमारी फ्लैगशिप पॉलिसी है या ये हमारा कारनामा है। लीडर्स कहते हैं, पाकिस्तान में खान साहब कहते हैं मैंने शौकत खानम बनाया, ट्रंप कहते हैं मैं बहुत कामयाब बिजनेसमैन था। अब बीजेपी जो है उसका क्या कारनामा? सिर्फ बाबरी मस्जिद को तोड़ने के अलावा बीजेपी ने किया क्या है? इससे पहले उनको कितने वोट पड़ते थे और उसके बाद उनको कितने वोट पड़ते थे? तो एक हुकूमत जो आई ही इसी बलबूते पे है कि हम एक मस्जिद को तोड़ के हुकूमत में आए, तो उनसे फिर आप क्या खैर की तवक्को कर सकते? मैं राजकाजी साहब यही सवाल लेकर आपकी तरफ आती हूँ। आप भी भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप एक रिटायर्ड जनरल हैं। मुझे बताएं कि चारों तरफ से आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार आपको क्या लगता है कि आपकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आपके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, या फिर आप कहेंगे कि आपकी भारतीय सेना इसकी जिम्मेदार है? डॉक्टर फिजा, मेरा आपके और आपके व्यूअर्स को नमस्कार और सलाम वालेकुम। ये पता नहीं आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं और आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं जो कि दुनिया जानती है हिंदुस्तान का क्या हो गया कि हम दहशतगर्दी के मरकज हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर वो ऐसी कोई दुनिया है तो हम उससे वाकिफ नहीं हैं। वही दुनिया है जिसने आपके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगा रखे क्योंकि आप दहशतगर्दी को पैसे देते हो। भारत के खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो आप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के बासिंदे हैं या जो कम से कम जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। और 70 साल से ख्वाबों की दुनिया में रहो। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों ने इलेक्ट करके वहां पर भेजे हैं। वो पॉपुलर हैं, डेमोक्रेसी में उनका हक है, वो चला रहे हैं। कोई शर्मिंदगी किसी को नहीं है। ये अगर आपका इशारा पूर्वी लद्दाख की तरफ है, मशरकी लद्दाख की तरफ, ये तो कोई पहला मौका नहीं जब दोनों देशों के बीच में आपस में ऐसा फ्रिक्शन हुई है। हाँ, कैजुअल्टी 1975 के बाद पहली बार हुई है, लेकिन एक ऐसा इलाका जहाँ बॉर्डर डिमार्केट ही नहीं है, जो भारत की कोशिश रही, लेकिन चाइना ने आज तक डिमार्केशन की तरफ कोई रजामंदी नहीं करी है। उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। काट रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तमाम लोगों की गुफ्तगू के दौरान कोई मुझे पॉइंट अगर मेरे जहन में आए भी तो मैं आप लोगों को इंटरप्ट ना करूं ताकि आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद लद्दाख के हवाले से मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो ऑलमोस्ट सारे पड़ोसी नाराज़ हैं। क्या वजह है? फिर कहते हैं कि वो बड़ा एक मशहूर कहावत कह लें, मैं ज़रा आसान अल्फाज में बोल देती हूँ ताकि तमाम नाजरीन को समझ आ जाए। हर कोई अंग्रेज़ी नहीं समझता सही तरीके से, जितने लोग टीवी देख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि कई बार हम तनकीद करते जा रहे होते हैं कि आप कारपेट को चेंज करने के बजाय अपना स्लीपर चेंज कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉब्लम आपके जूते में हो, आप पूरे कालीन को कह रहे हैं कि कालीन जिम्मेदार है। तो फिर यही मसला मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब के साथ है, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ। देखिए, हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी जैसे पहले थी वो अभी भी है। जो बॉर्डर पर क्लैश हुआ है वो मैं बता रहा हूँ करीब 900 किलोमीटर लंबा रेगिस्तान है, हाई ऑल्टीट्यूड, कोई लैंडमार्क नहीं है। क्योंकि डिमार्केशन नहीं है तो कई बार गलतफहमी भी हो सकती है। एक तरफ एक साइड उसको अपना इलाका मानती है, दूसरी साइड उसको दूसरा।
जो भी कुछ हुआ है, दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। मिलिट्री कमांडर 4 बार मिल चुके हैं, 5वीं बार मिलने वाले हैं। नेगोशिएशन होना ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और सही। मुझे पूरा यकीन है कि इस पर रजामंदी हो जाएगी और स्टेटस को जो है था वो बहाल हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी, जैनब साहब का पॉइंट आ गया। मुनीब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैनब साहब की किसी बात का अगर आप जवाब देना चाहें। 2-3 बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तानी किस रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, जरा आप उनको याद करवा देंगे हम किस रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। हमको हवा में तीर छोड़ने वाली कौम नहीं है, हम बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात करते हैं पाकिस्तानी। साथ ही वो ममालिक के हवाले से मैं बात करी थी कि पड़ोसी ममालिक तो उनसे नाराज़ हैं, तो इट मीन्स कि इनकी अपनी पॉलिसीज़ में इनके अपने मसाइल हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के अपने बहुत शदीद मसाइल हैं, नरेंद्र मोदी के, इनकी भारतीय सेना, जिसको भी आप क्रेडिट देना चाहें, जो भी जिम्मेदार हो आपकी नज़र में, इनको खुद को चेंज करने की जरूरत है। और बजाय इसके खुद को चेंज करें, ये दुनिया पर इल्जाम तराशियां करते रहते हैं, तमाम ममालिक को हिट करते रहते हैं, कहते हैं सब गलत है, सिर्फ हम ही सही हैं। जी, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अब मैं फिर आगे अपनी बहस जारी करता हूँ। जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी, आई कैन। एक तो डॉक्टर फिजा जी, आपने ये बात उठाई है कि भारत को नरेंद्र मोदी और उसकी बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब बाकी तो आप पड़ोसी ममालिक को भी अभी एक साइड पर रखिए। ये अप्रैल 2020 में, अप्रैल में क्या हुआ था, यूएई की जो शहजादी हैं प्रिंसेस हिंद अल कासिमी जी, उन्होंने खास ये ट्विटर के ऊपर मैसेज लिखा था कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स, जो इंडियन एम्प्लॉयज़ आकर यूएई में काम करते हैं, वो उधर यूएई का ही कमाते हैं और फिर वहाँ बैठकर ही मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स देते हैं। वो उस वक्त कोरोना जिहाद की बात कर रहे थे, जौन से इंडियन वर्कर्स यूएई के अंदर काम कर रहे थे, और तब उनको यूएई की तरफ से धमकी आई थी, यानी जिसको ये लोग चेतावनी कहते हैं, उनको दी गई थी कि हम आपको मुल्क से बाहर निकाल देंगे इंडियंस को, अगर आप लोगों ने अपने तौर तरीके दुरुस्त ना किए। सबसे बड़ी तो शर्मिंदगी की बात ये थी कि यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करना पड़ गया कि हम लोग इस तरह से इस्लामोफोबिया या इस तरह की हरकतों को या डिस्क्रिमिनेशन को, xenophobia को कबूल नहीं करते। हालांकि ये सबको पता है कि किसने ये माहौल क्रिएट किया हुआ है, उसी मोदी ने और उसी मोदी की बीजेपी पार्टी ने। सबसे पहली शर्मिंदगी तो मेरे ज़हन में इस वक्त ये आ रही है। अब अगर मैं खित्ते में बात करूँ, आप ये देखें कि कादियान साहब ने जो अभी बात कही है कि चाइना के साथ जो भी टेंशन है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो टोन बड़ी डिफरेंट है। वो टोन मुझे इस वक्त ये लग रही है, जो भारतीय सेना है उनकी तरफ से मुझे टोन में एक रेकन्सिलिएशन की चाह नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो चाइना के साथ लड़ाई या वॉर नहीं क्रिएट करना चाहते, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये खित्ते में अमन कायम रखने के लिए अच्छा है कि पीस होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ एक डर नज़र आ रहा है। अच्छा, आपकी बात से बात निकालूंगी, लेकिन ये तो खित्ते में अमन के लिए नहीं ना कर रहे होंगे, ये तो घबरा रहे होंगे। की बात कर रहे होते हैं, तो ये तो घबरा रहे हैं, ये तो सुलह रजामंदी की बात कर रहे हैं, जबकि इनको काफी ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर अम के लिए कर रहे होते तो पाकिस्तान के लिए भी अम के लिए टेबल टॉक पर आके कश्मीर का मसला हल कर लें। देखिए, अच्छा, अब कश्मीर का 1 साल पूरा होने वाला है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को बजाय के, अच्छा मुझे अगर आप इजाजत दें, कश्मीर के 1 साल के हवाले से 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तारी को छीना था, अब उसको 1 साल कंप्लीट होने को, इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। अगर आप मुझे मौका दें, मैं नीरज शर्मा को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, उनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। शर्मा साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो प्लीज जरा आप वहीं से कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही थी, वो रिपोर्ट अपने आप में झूठ की बुनियाद पर खड़ा है, और कोई भी दीवार झूठ की बुनियाद पर खड़ा नहीं हो सकता। आपने प्रोपेगेंडा फैलाने की बड़ी ज्यादा कोशिश की है। हमारे मित्र ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी की झूठ की बुनियाद पे कैसे खड़ा, जरा ये भी वजाहत कर दें आप। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वहीं से आ रहा था, अतर जी की बात से मैं आ रहा था। अजहर भाई ने कहा अभी कि नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की जो सरकार है वो बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद से आई है। बीजेपी का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1980 में हुआ है। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने में समय लगता है। ये ठीक है कि जो बात कही गई उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और इस देश में न्याय की बात होती है। यह देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश है। इस देश में कभी भी बुराई नहीं होती। शर्मा साहब, क्या अब भारत जो है, या भारत में जो पॉलिसीज हैं, वो वाकई वो गांधी जी का भारत है? जी, जो महात्मा गांधी जी का भी भारत है। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे, और नरेंद्र मोदी भी उसी गुजरात की जमीन से। जानकारी है? तो क्या दोनों आपको सेम लगते हैं?
बिल्कुल दो मोदी लगते साहब हैं। में नहीं, आपको ये दो जानकारी है लगते कि हैं। आपको मोदी साहब में और गांधी साहब में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता? ये तो आपके अपने देश के लिए आपके बड़े दुश्मन बन जाएंगे आपके देश में। 130 करोड़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। 20 करोड़ की जनता ने नहीं, 20 करोड़ और 130 करोड़ का बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझिए, 110 करोड़ का फर्क है। आपकी जनसंख्या अच्छा। केवल 20 करोड़ है। चलिए हम अपनी बात कंप्लीट हिंदुस्तान की करें। जनसंख्या सही। मैं अतर आपसे जवाब दूंगी, जी। 130 करोड़ है। अच्छा ठीक है, जी जी, जी। आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें मैं शर्मा इनकी साहब। बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए। चले नीरज मैं आपकी तरफ आती हूँ बाद में, ठीक है। आप किस बात का जरा मैं जवाब अतर से लेना चाहूंगी। अतर, आपने बात सुनी, मतलब मोदी साहब में और गांधी साहब में कोई फर्क नहीं है, दोनों गुजरात के रहने वाले, लेकिन आपको लगता है कि गांधी और मोदी में वाकई कोई फर्क नहीं है? ये बात तो बहुत से भारतीय लोगों के दिल पे छुरी की तरह लगेगी, जिस तरह नीरज शर्मा साहब ने दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। अरे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।